नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं कुछ सामान्य ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज का पहला सवाल है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने या चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, इसने। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना की थी। पहले साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था, इस कारण मौर्य साम्राज्य का नाम मौर्य हुआ। मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और 322 ईस्वी पूर्व मगध शासक धनानंद को हराया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मगध का शासक बना था। फिर दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक जो कि सेल्यूकस था, यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। कौन? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका। क्या? इंडिका लिखी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है गांधार शैली, मथुरा शैली में, मौर्य शैली या गुप्त शैली में। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा है वह है किसमें? मथुरा शैली में। किसमें है? मथुरा शैली में। मथुरा शैली में। गांधार कला और मथुरा कला, इन दोनों का विकास जो हुआ था कनिष्क के समय हुआ था। गांधार कला जो है भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में फैली हुई। इस पर यूनानी कला का प्रभाव पड़ा है। यूनानी कला का प्रभाव है। और मथुरा शैली जो है ये स्वतंत्र शैली है। इस पर इसका विकास कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल में विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, सल्तनत काल में किसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया था? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? जैसे क्या अलाउद्दीन खिलजी ने, या सिकंदर लोदी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज तुगलक ने? जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे बाजार व्यवस्था, डाक व्यवस्था आदि व्यवस्था जो की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत प्रथम, या पानीपत दूसरा, या खानवा का युद्ध, या तालीकोटा का युद्ध? 1565 में जो युद्ध हुआ था कौन सा हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर शासक राम राय एक तरफ, और बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर और बीदर, ये 4 राज्य एक तरफ थे। क्वेश्चन नंबर 5, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म चलाया था किसने? ये चलाया था बाबर ने, अकबर ने, या शाहजहां ने, जहांगीर ने? ये चलाया था किसने? अकबर ने। अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? 1582 में चलाया था। 1582 में चलाया था। और विसेंट ईस्वी ने कहा कि अकबर की भूल का स्मारक था ये। दीन ए इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, ना कि बुद्धमानी का नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, भारत में चंद्रभागा नदियाँ किस क्षेत्र में आती हैं? भारत में चंद्रभागा नदियाँ आती हैं किस क्षेत्र में आती हैं? स्पीति क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में, या लाहौल क्षेत्र में, या कारगिल क्षेत्र में? ये बहती हैं जहाँ? लाहौल हिमाचल प्रदेश में। चंद्रभागा नदी आती है लाहौल हिमाचल प्रदेश में आती है। लाहौल हिमाचल प्रदेश में आती है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? स्वतंत्र भारत के समय जो ब्रिटेन का पीएम था, क्लीमेंट एटली था, चर्चिल था, या स्टेपफोर्ड क्रिप्स, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज? ब्रिटेन का जो पीएम था स्वतंत्र भारत के समय वो कौन था? वो था क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली था। और ये था कौन सी पार्टी से? इसकी पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी। कौन सी थी? लिबरल पार्टी नाम था उसकी पार्टी का नाम। और 14 मार्च 1946 को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जिसने ये कहा था, क्लीमेंट एटली ने, कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। भारतीयों को स्वतंत्र करने के लिए इसने 3 सदस्यीय कमेटी भेजी थी। 3 सदस्यीय कमेटी। इसमें पहला सदस्य बेंथिक लॉरेंस जो कैबिनेट का अध्यक्ष बन के आया था, इस कमेटी का अध्यक्ष बन के आया था, और जो कि भारत सचिव था।
और दूसरा सदस्य था एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री था। तीसरा था स्टेपोर्ट क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो पास किया था किसने पेश किया था, किसने रखा था? ये का BR अम्बेडकर ने रखा था, या नेहरू ने रखा था, पंडित नेहरू, या VN राव ने रखा था संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा ने रखा था? ये जो रखा था संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था, किसने रखा था? वो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 8 का आगे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो होती 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को जो कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की। इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? नेहरू जी ने पेश कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया नेहरू जी ने। और 12 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी संविधान बनाने के लिए। उसका अध्यक्ष बनाया गया BR अम्बेडकर को। इसको BR अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? क्या नेहरू जी थे, या फिर अंबेडकर जी थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, या राजेंद्र प्रसाद थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो थे पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू और किसके अध्यक्ष थे? पंडित नेहरू जो थे, पंडित नेहरू संघ शक्ति के साथ संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे। संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के साथ समझौता समिति के भी अध्यक्ष थे। और अंबेडकर जी थे, ये थे BR अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे संचालन समिति और झंडा समिति दोनों के अध्यक्ष थे। और सरदार पटेल जो थे ये मौलिक अधिकार समिति, फिर क्रिया समिति और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, उसके तीनों के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार समिति, क्रिया समिति और अल्पसंख्यक समिति। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं राज्यों का जो पुनर्गठन लागू हुआ वो कब लागू हुआ था? राज्यों का पुनर्गठन लागू हुआ कब? 1953 में, 56 में, 1957, 1958। राज्यों का पुनर्गठन जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था कब? 1956 में। कब लागू हुआ था? 1956 में। राज्यों का पुनर्गठन लागू तो 1956 में हुआ, लेकिन ये बना कब था? राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था वो बनाया था कब? 1953 में बना। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 में। इसके अध्यक्ष बनाए गए फजल अली को बनाया गया, इसलिए इसका अध्यक्ष को फजल अली आयोग भी कहते हैं। अध्यक्ष फजल अली आयोग थे। उनके और सहयोगी जो थे वो थे KM पनिकर और HN कुंगरू और फजल अली। ये तीनों थे राज्य पुनर्गठन आयोग के तीनों सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी, इस राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पेश की थी 1955 में। ये आयोग जो बनाया गया था, इस बात को बनाया गया था कि सभी राज्यों का बंटवारा जो नए राज्य गठन किए जाएँ भाषा के आधार पर गठन करना चाहिए नहीं, तो इस समिति ने मना कर दिया। इसके बाद में एक आई थी JVL समिति, जवाहरलाल नेहरू और 3 लोग थे इसमें भी, उन्होंने मना कर दिया कि संविधान समिति जो भी राज्यों का पुनर्गठन हो भाषा के आधार पर नहीं हो। तो इनकी बात मानते हुए राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ये आयोग 1953 में गठित हुआ। 1953 में आयोग गठित हुआ और 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद में 1956 में इस जो राज्य आयोग था राज्य पुनर्गठन को लागू कर दिया गया। और 1953 में भाषा के आधार पर पहला जिस राज्य गठन हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। इसके अलावा कोई भाषा के आधार पर बाद में गठन नहीं हुआ था। इसके लिए संविधान में 7वां संशोधन करना पड़ा। संविधान में 7वां संशोधन किया
और इससे 6 राज्य और 14 घटक राज्य बने, 6 संघराज्य 14 घटक राज्य बने। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा लगाता है? कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा लगाता है? सर्वाधिक तटीय सीमा जो लगाता है, गुजरात लगाता है या आंध्र प्रदेश लगाता है या तमिलनाडु या केरल लगाता है? सर्वाधिक तटीय सीमा जो लगाने वाला राज्य है वो है कौन सा? वो है गुजरात। कौन सा? गुजरात है। सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात लगाता है। कितनी इसकी कुल सीमा कितनी लगती है? कुल तटीय सीमा ये लगती है कितनी? 12 से 14 किलोमीटर। 12 से 14 किलोमीटर गुजरात की लगती है सर्वाधिक तटीय सीमा। उसके बाद आंध्र प्रदेश की लगती है 973 किलोमीटर, 973 किलोमीटर। और उसके बाद तमिलनाडु की लगती है 960 किलोमीटर, तमिलनाडु की 960 किलोमीटर। इसका फार्मूला ट्रिका की गैट के नाम से। गैट सर्वाधिक सबसे ज़्यादा गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की लगती है। गैट गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे कम सीमा जो लगती है वो गोवा की लगती है। तटीय सीमा सबसे कम तटीय सीमा गोवा की कितनी? 106 किलोमीटर लगती है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा लगाने वाला है वो कौन सा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार की कितनी लगती है? 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर तटीय सीमा लगती है। सबसे छोटा यूटी केंद्र शासित प्रदेश जो है तटीय सीमा वाला वो दादर नगर और दमन-दीव, दादर नगर हवेली और दमन-दीव। कितनी? 27 किलोमीटर सीमा लगती है, 27 किलोमीटर। कुल सीमा जो लगती है तटीय सीमा भारत की जो लगती है 75 सभी राज्यों को मिलाकर लगती है 9 राज्यों की है 7516 7516 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर 9 राज्यों की तटीय सीमा लगती है। 7 राज्यों की स्थलीय सीमा कुल मिलाकर 16 राज्यों की इसमें सीमा लगती है। इसमें 2 राज्यों हैं ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है दोनों। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब या कश्मीर हिमालय का विस्तार है कहाँ तक है? सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज या सतलज से काली या काली से तीस्ता या तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की ये जो सहायक नदी है दिहांग, कौन सी? दिहांग नदी तक है फैला हुआ, तो इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी तक कहते हैं। पंजाब हिमालय जो लगता है, पंजाब हिमालय फैला हुआ है बस वह कहाँ से? सिंधु से सतलज नदी तक, सिंधु से सतलज नदी तक फैला हुआ है कौन सा? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। सतलज से काली तक जो है, सतलज से काली तक जो फैला हुआ है वो कौन सा? कुमायूं हिमालय। सतलज से काली नदी तक कुमायूं हिमालय। या काली से तीस्ता तक जो है, काली से तीस्ता तक कौन सा हिमालय? वह नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक वो कौन सा है? असम हिमालय। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय। सिंधु से सतलज, सिंधु से स्त्रीय देव, सिंधु से सतलज और सतलज से काली, काली से तीस्ता, ये कौन कौन से हिमालय? सिंधु से सतलज, यहाँ पर कश्मीर हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पंजाब हिमालय। आप देखिए सतलज से काली, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता या दिहांग नदी। सिंधु से सतलज तो कश्मीर या पंजाब हिमालय, सतलज से काली तक होगा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में पड़ता है। काली से तीस्ता ये नेपाल हिमालय, नेपाल में पड़ता है। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र हिमालय ये हो गया इधर असम हिमालय, असम हिमालय कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 13, रावी नदी का उद्गम स्थल है। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश पड़ता है, या माना दर्रा से, या बड़ा लाचा दर्रा से, या नीति दर्रा से। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? वह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। माना दर्रा जो है, माना दर्रा से सरस्वती नदी का उद्गम होता है जो उत्तराखंड में पड़ती है। और बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा ये सचनाम नदी का उद्गम होता है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। नीति दर्रा ये कहाँ है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करें। क्वेश्चन नंबर 14, हर्ट्ज में नापा जाता है किसको? हर्ट्ज में किसको नापा जाता है? हर्ट्ज में आवृत्ति को नापा जाता है। हर्ट्ज में आवृत्ति को नापा जाता है, या ऊर्जा को नापा जाता है, या ऊष्मा को नापा जाता है, या गुणवत्ता को नापा जाता है। हर्ट्ज किसकी जो है यूनिट है? हर्ट्ज को नापा जाता है। हर्ट्ज में वो नापा जाता है किसको? नापा जाता है आवृत्ति को। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है, आवृत्ति। इसके अलावा ऊर्जा को जूल में नापते हैं और ऊष्मा को भी जूल में नापते हैं। दोनों को जूल या कैलोरी, ऊर्जा जूल या कैलोरी नापते हैं किसको? कैलोरी, जूल या कैलोरी नापते हैं ऊर्जा ऊष्मा को। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, इसको नापते हैं पिच में, पिच को कहते हैं तारत्व, तारत्व में नापते हैं। तारत्व जो किसी महिला की जो आवाज़ होती है पतली और पुरुष की जो होती है
मोटी होती है उसका तारत के कारण भी होती है, तारत या गुणवत्ता जिसे कहते हैं इसके कारण होती है, सुना पा जाता है तारत को या गुणवत्ता को। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक कौन सा है, एम्पियर है या वोल्ट है या कूलाम है या फिर वाट है। विद्युत शक्ति का मात्रक कौन सा है, विद्युत शक्ति का जो मात्रक क्या है इसमें, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या वाट। विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो कौन सा, वाट, कौन सा है, वो है वाट। विद्युत शक्ति की मात्रा क्या है, वाट। पी बराबर करना, ये P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, वर्ग कार्य बटे समय, शक्ति बराबर होता है विद्युत शक्ति कार्य बटे समय। और जो कूलाम है ये किसका मात्रक है, कूलाम मात्रा है किसका, आवेश का, कूलाम मात्रा है किसका, आवेश का है। और ये जो वोल्ट है ये किसका, विभवांतर का, विभव या विभवांतर, विभव कह लो विभवांतर कह लो, इसका मात्रक विभव या विभवांतर का मात्रक है। उसके बाद एम्पियर जो है, एम्पियर जो विद्युत धारा का मात्रक, एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ठीक दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल पर ही आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, आपका प्यारा सा कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।